हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ओनली आईएएस चैनल। मेरा नाम संतोष है। आज हम ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो सिलेबस है इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। पेपर 1 में किस तरह का टॉपिक्स दिए हुए हैं, पेपर 2 में किस तरह के टॉपिक है, और एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि पेपर 2 को पेपर 1 से कैसे लिंक करा जाए, इस लिंकेज के बारे में बात करेंगे। बट फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। ज्योग्राफी का सिलेबस जो हमने लिया है ये यूपीएससी की वेबसाइट से लिया हुआ सिलेबस है। एक बार ना सिर्फ सिलेबस को देख के समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इसमें पूछा गया है। जैसे कि इसमें पूछा है प्रिंसिपल ऑफ जियोग्राफी में 3 पोर्शन है। अब आपको पता होगा कि हम जब पेपर लेते हैं तो हमारे 2 पोर्शंस होते हैं, पेपर 1 एंड एक हमारा पोर्शन होता है पेपर 2। पेपर 1 का जो पर्सपेक्टिव है वो जनरली वर्ल्ड का होता है, एंड पेपर 2 में हम इंडिया के बारे में, इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं। बट आप अगर देखो तो ज्योग्राफी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो तो सेम ही है। क्लाउड किस तरीके से बन रहा है वो सेम है, ओशन वाटर कैसे सर्कुलेट हो रहा है वो सेम है, टाइड्स कैसे बन रही है सेम है, साइक्लोन्स कैसे बन रहे हैं सेम है, ये सारी चीज़ें सेम होती हैं। बट आपको जो वर्ल्ड एंड इंडिया के पर्सपेक्टिव में पूछा जाता है, इसका मतलब है कि आप यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स पुट करोगे ना, वो आपको यहाँ पे वर्ल्ड के एग्जाम्पल पुट करने, और पेपर 2 में आपको ये इंडिया के एग्जाम्पल्स पुट करने हैं। बट दैट इज ए ट्रिक। अब पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा इंटरलिंक्ड है। अब इसमें भी पेपर 1 एंड पेपर 2 के अंदर भी ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पेपर 2 में इस तरह का कोई डिवीजन नहीं है, सिर्फ पेपर 1 में है। पार्ट 1 जो है ये सिर्फ फिजिकल जियोग्राफी की बात करता है, और पार्ट 2 जो है ये ह्यूमन जियोग्राफी की बात करता है। और यहाँ पे पेपर 2 इंडिया पोर्शन के अंदर ये दोनों मिक्स्ड हैं, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ फिजिकल एंड ह्यूमन जियोग्राफी चलते रहते हैं। बट अगर आप सिलेबस देखोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि अगर आप पेपर 1 बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हो, इसके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हो, तो पेपर 2 आपका ऑटोमेटिकली हो जाता है। कैसे, मैं बताती हूँ। पहले एक बार सिलेबस देखते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले पार्ट 1, पेपर 1 में पार्ट 1 फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर दिया हुआ है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में हमारा आता है फैक्टर्स जो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक, विच मीन्स कि जो बाहर से फोर्स लग रहे हैं अर्थ की सरफेस पे, और जो अंदर से फोर्सेस लग रहे हैं। इसमें हमारा अर्थक्वेक आ गया है, वोल्केनो आ गया है, फोल्ड हो गया है, फोल्टिंग हो गया है, बहुत सारी टेक्निक्स आती है। फिर अर्थ की क्रस्ट का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, जियोमैग्नेटिज्म क्या है, अर्थ के इंटीरियर की फिजिकल कंडीशंस क्या है। यहाँ पे फिर से हम अर्थक्वेक से इसे लिंक करते हैं कि किस तरीके से हमारी जो पी वेव्स एंड एस वेव्स होती हैं उससे हम पता करते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में किस तरह से डिफरेंट लेयर्स हैं, जो सॉलिड है, सेमी लिक्विड है, लिक्विड है। जियोसिंक्लाइन क्या होता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, आइसोस्टेसी, प्लेट टेक्टोनिक, रीसेंट व्यू ऑन माउंटेन बिल्डिंग। ये सब चीज़ें अगर आपने पहले नहीं पढ़ी है तो लग रहा होगा कि अरे पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, पता नहीं क्या आइसोस्टेसी, क्या जियोसिंक्लाइन होता है। पहली बार में लगता है, इट इज़ फाइन। बट ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल है। ये सब जब आप 1 बाय 1 जियोमॉर्फोलॉजी को ब्रेक डाउन करके पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि जियोमॉर्फोलॉजी तो कुछ भी नहीं है, बस अर्थ को एक समझने की टेक्निक है। और अगर आप इसे डे टू डे लाइफ सिंपल एग्जाम्पल से समझते जाओगे तो ये सब जियोसिंक्लाइन, आइसोस्टेसी क्या होता है। आइसोस्टेसी बड़ा ही सिंपल ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। आपने देखा भी होगा, जैसे आपने आइसबर्ग देखा होगा, तो आइसबर्ग में जनरली क्या होता है कि इतना एक टिप ऊपर रहता है और नीचे एक बड़ा ही हेवी पोर्शन इसका डूबा हुआ रहता है। तो यही आइसोस्टेसी है कि अगर इसका लाइक 1/9 पार्ट है तो इसका जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन, मतलब मान लो अगर ये 100 kg का है तो ऊपर इसका 10 kg रहेगा और नीचे जो है इसका 90 kg इसको बैलेंसिंग करता हुआ रहेगा। इसी पे पर्ट की एरी की थ्योरी है आइसोस्टेसी की, उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है। सिमिलरली हम पढ़ते हैं वोल्केनिसिटी के बारे में, अर्थक्वेक्स के बारे में, सुनामीज के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फिक साइकिल्स, लैंडस्केप डेवलपमेंट कैसे होता है। हम इसके अंदर हमारी जो इरोजनल थ्योरीज हैं, रिवर चैनल कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ते हैं, डेंडुवेशनल क्रोनोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। अभी आपस में शब्द जो हो गया डेंडुवेशनल क्रोनोलॉजी या फिर चैनल मॉर्फोलॉजी, पढ़ने में लगता है पता नहीं क्या है, बट एक्चुअली दीज आर अगेन वेरी वेरी सिंपल टॉपिक्स। इरोजन सर्फेस, स्लोप डेवलपमेंट, अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी, इकोनॉमिक जियोलॉजी एंड एनवायरमेंट। पीछे वाली जो टॉपिक्स हैं ये एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक्स हैं, इनसे आजकल ज़्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है। बट जियोमॉर्फोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, जियोमॉर्फोलॉजी का जो टॉपिक है, इसको सबसे बड़ा, सबसे भारी भरकम समझा जाता है कि ये सबसे हेवी है, ये और एक पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी को। बट अगर आप इसको अच्छे से समझ लो देन आई कैन बेट यू दिस कि आपको इसमें कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब जब आप जियोमॉर्फोलॉजी कर लेते हो
इसी के साथ में आप पेपर 2 का फिजिकल सेटिंग ऑफ इंडिया, स्पेस रिलेशन ऑफ इंडिया, स्ट्रक्चर एंड रिलीफ, ड्रेनेज सिस्टम, वाटरशेड, फिजियोग्राफी, ये सारी चीज़ें भी आप उसके साथ ही कवर कर लेते हो। क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, इंडिया का ओरिजिन कैसे हुआ, हिमालयाज कैसे बने, वेस्टर्न घाट्स कैसे बने, किस तरीके से डिफरेंट प्लाट्यूज एंड माउंटेन्स बने हुए हैं, इंडिया कितना पुराना है, इंडिया के कौन से फिजियोग्राफिक रीजन्स है, इन सब के बारे में ऑटोमेटिक हमारा स्टडी हो जाता है। ठीक है। फिर सेकंड पोर्शन हमारा आता है क्लाइमेटोलॉजी का। क्लाइमेटोलॉजी में आप पूरे क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हो, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, हीट बजट क्या है, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी क्या है, विंड कैसे चलती है। विंड 3 तरह की होती है, लोकल विंड होती है, मॉनसूनल विंड होती है और प्लेनेटरी विंड होती है। ठीक है। उसके बाद मॉनसून और जेट स्ट्रीम क्या होते हैं, जिनका सबसे बड़ा रोल प्ले होता है इंडियन मॉनसून पे। एयर मासेस क्या होते हैं, फ्रंटोजेनेसिस क्या होता है, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, ये बहुत बार फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है, ये जीएस में भी आता है। टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या है, जैसे कभी बारिश गिरी, कभी ओले गिरे, कभी बर्फबारी हुई, कभी स्लीट गिरा, तो क्यों गिरा, क्या उसका मैकेनिज्म हुआ, किस तरीके से वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंसेस क्रिएट हुआ कि ये डिफरेंट तरह की रेनफॉल हो रही है यहाँ पे। वेदर एंड क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। फिर आ जाता है क्लासिफिकेशन, कि आप एक कॉपन का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, एक त्रिवार्ता का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो और एक थॉर्नवेट का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो। तीनों क्लासिफिकेशन वर्ल्ड के क्लाइमेट को, क्योंकि देखो अभी जो वर्ल्ड है हमारा, ये अगर आप इसे इस तरीके से देखोगे तो डिफरेंट लैटिट्यूड की वजह से डिफरेंट सोलर इंसोलेशन फॉल होता है, और जाहिर सी बात है कि एल्टीट्यूड की वजह से भी आपका टेम्परेचर चेंज होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर एंड रेनफॉल को एक मेजर क्राइटेरिया रखते हुए हम ये डिसाइड करते हैं कि वर्ल्ड के कौन से एरिया में किस तरह का क्लाइमेट मिलता है। हर जगह का डिफरेंट क्लाइमेट है, अग्रीड, बट नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर हम सिमिलरिटीज फाइंड करते हैं। हम इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट पढ़ते हैं, मरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट पढ़ते हैं, हम डिफरेंट क्लाइमेट पढ़ते हैं वर्ल्ड को डिफरेंट पार्ट्स में सेग्रीगेट करके। देन वी स्टडी वेरी सिंपल टॉपिक विच इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, कि पानी का साइकिल कैसे चलता है। बट इस टॉपिक में आपको अभी क्लाइमेट चेंज को भी लेके आना पड़ेगा, पोल्यूशन को भी लेके आना पड़ेगा। रिसेंटली इट वाज फाउंड कि रेनफॉल का जो पानी था उसके अंदर हमारी माइक्रोप्लास्टिक के सिग्नेचर्स मिले हैं। सो नाउ दैट इज समथिंग कि वो कहाँ से आया, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से ही वो कहीं ना कहीं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में मिक्स हो गया है। ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, रोल एंड रिस्पॉन्स ऑफ मैन इन क्लाइमेटिक चेंज, अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी एंड अर्बन क्लाइमेटोलॉजी। तो बेसिकली क्लाइमेटोलॉजी में हम पूरे क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं, और इसके साथ ही में हम पढ़ते हैं इसके बारे में मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून, रेनफॉल पैटर्न, ट्रॉपिकल साइक्लोन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, फ्लड एंड ड्रॉट, फ्लड तक पढ़ते हैं हम इसको, एंड क्लाइमेटिक रीजंस को पढ़ते हैं हम इसको। ठीक है। तो क्या हुआ, आपका पेपर 1 के साथ ही में पेपर 2 कवर अप हो गया है ना। अब देखो तीसरा टॉपिक देखो, ओशनियोग्राफी। ओशनियोग्राफी में आप पूरा ओशंस के बारे में पढ़ते हो। इसमें इंडिया पेपर 2 से लिंक्ड ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें पूरा पेपर 1 के अंदर ही है कि आप जितने भी हमारे तीन मेजर ओशंस हैं, अटलांटिक, इंडियन, पैसिफिक ओशन, इनकी बॉटम टोपोग्राफी कैसे है, किस तरीके से ओशंस ओरिजिनेट हुए, क्यों ओशन का पानी में इतना ज़्यादा सैलिनिटी होता है, टेम्परेचर कैसे वेरी करता है, एस कर्व क्या है, टी कर्व क्या है, हीट एंड सॉल्ट बजट क्या होता है, ओशन डिपॉजिट्स किस तरह के होते हैं, वेव, करंट, टाइड कैसे चलती है, ओशन का पानी डिफरेंट तरीके से हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली मूव होता है, क्यों हो रहा है, मरीन रिसोर्सेज, बायोटिक, अबायोटिक, मिनरल एंड एनर्जी, सब तरह के मरीन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जितने रिसोर्सेज हमारे लैंड पे, टेरेस्ट्रियल एरिया पे अवेलेबल नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा मरीन रिसोर्सेज हमारे एक्वेटिक रीजन के अंदर अवेलेबल है। उन मरीन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके यूज़ करना अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाता है। कोरल रीफ, कोरल ब्लीचिंग, यू मस्ट हैव रेड इट इन समवेयर इन द न्यूज़पेपर ऑल्सो कि जो हमारी ग्रेट बैरियर रीफ है वो ब्लीच हो गई है। इंडियन ओशन के पास, अंडमान के पास जो कोरल रीफ्स है वो ब्लीच हो रही है। क्या होता है ब्लीचिंग, क्यों होती है ब्लीचिंग, क्या मतलब क्या है ब्लीचिंग का, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, सी लेवल चेंज क्या हो रहा है। सी लेवल चेंज ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्लाइमेट चेंज से ही हो क्या, कि सिर्फ अगर क्लाइमेट चेंज हुआ है तो पानी का लेवल ऊपर होगा क्या, ये हमारे जियोलॉजिकल रीजन की वजह से भी हो सकता है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं, लॉ ऑफ सी एंड मरीन पोल्यूशन, इन सब के बारे में बात करते हैं। बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है। ओशनोग्राफी समथिंग जो आप 2 दिन में आराम से फिनिश कर सकते हो, और एक बार आपको समझ आ गया फिर तो आप आधे दिन में इसका रिवाइज कर लोगे। इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक। देन फिजिकल ज्योग्राफी के 2 पीछे टॉपिक बचते हैं, बायो ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट ज्योग्राफी। बायो एंड एनवायरमेंट ज्योग्राफी के अंदर अब हम पढ़ते हैं नेचुरल वर्ल्ड के बारे में। अभी तक देखो
आपने क्या पढ़ा है, आपने फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ा है, ठीक है, कि अर्थ कैसे बनी, अर्थ पे जो डिफरेंट सरफेसेस दिखती हैं वो कैसे हैं, हवा कैसे चल रही है, बारिश कैसे हो रही है, क्लाउड कैसे बन रहा है, पानी कैसे आया, समुद्र में पानी कैसे बह रहा है, ये सारी चीज़ें पढ़ी। बट अब इन सारी चीज़ों को क्लाइमेट, ओशन और जियोमॉर्फोलॉजी पे जो यूटिलाइजेशन कर रहा है नेचर, जो नेचर थ्राइव कर रहा है, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब क्या हुआ, ये 3 टॉपिक समझने के बाद में अब बायो एंड एनवायरमेंट आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। जब आप क्लाइमेट समझ लेते हो तो वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स, वहाँ पे रहने वाला फ्लोरा एंड फोना का नेचर क्या होगा वो भी आप धीरे धीरे समझना स्टार्ट कर देते हो। तो बायोजियोग्राफी में हम स्टार्टिंग करते हैं कि प्लांट कहाँ पे बनता है, सॉइल पे प्लांट धीरे धीरे उगना स्टार्ट होगा। तो हम सॉइल की जेनेसिस को देखते हैं, कैसे सॉइल बनी। फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल देखते हैं। हर जगह एक जैसी मिट्टी नहीं होती है, सॉइल के डिफरेंट प्रोफाइल है। अगर आपने कहीं पे खड्डा भी खोदा होगा तो आपने ये चीज़ रियलाइज़ करी होगी कि जो मिट्टी है नीचे, जिस तरीके से आप नीचे जाते जाओगे उस तरीके से मिट्टी का टाइप जो है, जितना गहरा गड्ढा खोदोगे उतना मिट्टी का टाइप आपको डिफरेंट लेयर्स मिलेंगी। आपको पहले भुरभुरी मिट्टी मिलेगी, फिर आपको थोड़ी कम गीली मिट्टी मिलेगी, बीच में कई कंकर मिलेंगे, फिर ज़्यादा कंकर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर एक जगह पे बिल्कुल पत्थर ही आ जाएगा। तो आपको उतना, जितना गहरा आप खड्डा खोदोगे उतना ही डिपेंड करता है सॉइल प्रोफाइल कैसा होगा। देन हम पढ़ते हैं कि वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल में किस तरीके से कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। कोई भी एग्जांपल देख लो, हम बात करते हैं जैसे बीज की बात करते हैं, हम मधुमक्खी की बात करते हैं, तितली की बात करते हैं। इससे कि ये हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन को, पूरी अर्थ को थ्राइव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन देर आर सम फैक्टर जो इनकी पॉपुलेशन को, या फिर अगर इनकी डेथ हो रही है बहुत ज़्यादा तो उसको इम्पैक्ट करते हैं। कौन से वो फैक्टर्स हैं? हर जगह पे आप देखोगे कि अभी रिसेंटली आई वाज रीडिंग ए न्यूज़ कि वहाँ पे पोलर बेयर जो है वो रशिया की किसी सिटी में एंटर हो गया था। ठीक है, वाई डिड इट एंटर? वो पोलर बेयर पोलर के पास रहता है, वो रशियन सिटी के पास कैसे एंटर हो गया है? क्या रीज़न है? क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसको? डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, कैसे कंजर्व कर सकते हैं? सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, ये GS1 के अंदर भी आता है। वाइल्ड लाइफ मेजर जीन पूल सेंटर्स क्या है, ये थोड़ा सा इसमें याद रखना पड़ता है मेजर जीन पूल सेंटर के अंदर। बाकी सारा का सारा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। सिमिलरली एनवायरमेंट ज्योग्राफी में हम इकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका GS3 के अंदर जो एनवायरमेंट वाला टॉपिक आता है, एंड प्रीलिम्स में जो आप शंकर की किताब पढ़ते हो ना, हरे कलर की शंकर की किताब, या PMFIS वाली जो पढ़ते हो, वो यहाँ से दिस इज दैट टॉपिक। इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजिकल अडेप्शन क्या है, मैन का इन्फ्लुएंस क्या है एनवायरमेंट पे, और एनवायरमेंट का इन्फ्लुएंस क्या है मैन पे, ग्लोबल रीजनल इकोलॉजिकल चेंजेस इन इम्बैलेंस क्या है, इकोसिस्टम कैसे मैनेज करेंगे, कैसे कंजर्व करोगे। ये पूरा टॉपिक करंट अफेयर से बेस्ड है, हल्का सा बेसिक है और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है ये, पर बहुत ही सिंपल है। लिखा हुआ बड़ा लग रहा है बट बड़ा छोटा टॉपिक है ये। ठीक है, तो बायो और एनवायरमेंट के साथ में हम पीछे जो बचे हुए नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल टाइप एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, इनको कंप्लीट कर लेते हैं फिजिकल सेटिंग ऑफ इंडिया के अंदर। तो आज से आप देखोगे कि आपका पेपर 2 का जो पार्ट 1 है, इसमें पूरा 5 टॉपिक करने के बाद में आपका ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का फिजिकल सेटिंग वाला एक जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज 1 पोर्शन। अब आ जाओ पेपर 1 के पार्ट 2 में जो होता है ह्यूमन ज्योग्राफी का। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी। आप देखो, अभी तक जो हमने पढ़ा वो सब फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पढ़ा, क्या है अर्थ, नेचर कैसा है। बट अब उस अर्थ को और उस नेचर को यूज करने वाला कौन है? इंसान। अब इंसान के बारे में पढ़ते हैं कि इंसान का और नेचर का क्या रिलेशनशिप है, किस तरीके से नेचर ने इंसान को अडेप्ट करवाया है और करा है नेचर ने खुद ने। तो इसमें हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी का पर्सपेक्टिव क्या है? इट इज बीइंग कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट मार्क फेचिंग एंड मार्क टेकिंग अवे सब्जेक्ट ऑल्सो। अगर आपको समझ आ गया तो नंबर की बारिश हो जाएगी, अगर आपको समझ नहीं आया तो नंबर का अकाल पड़ जाएगा। ये ऐसा टॉपिक है। इसको आप अगर जब करने बैठोगे तो इसमें कुछ बुक्स हैं, अगले वाले लेक्चर में हम बात करेंगे बुक्स के बारे में भी, बट दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसको पढ़ने में आपको 2-3 किताबें कम से कम पढ़नी पड़ेगी, बहुत एक्टिवली आपको रिवाइज करना पड़ेगा, एक्टिवली आपको स्टडी करना पड़ेगा, देन ओनली यू गेट थ्रू दिस टॉपिक। बट ये टॉपिक जैसे I'll tell you in separate also, बट हमने जो ज्योग्राफी ऑप्शनल का कोर्स लिया है उसमें इस टॉपिक में मैंने 3-4 सोर्सेज से पढ़ के नोट्स कंपाइल करके फिर पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में हमने स्टडी करी है, एंड वी हैव मेड इट एज सिंपल एज पॉसिबल। एंड आई डोंट थिंक देयर इज एनी लेक्चर और एनी क्लास जिसने पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी को इतना सिंप्लीफाई करके पढ़ाया होगा। सो पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में हम पढ़ते क्या है
कि हम रीजन की स्टडी करें या पूरी यूनिवर्स की एक साथ में करें, क्या डाइकोटमी है, क्या हम नेचर की स्टडी करें या हम ह्यूमन की स्टडी करें या दोनों साथ में स्टडी करें, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन एंड लोकेशनल एनालिसिस क्या है, रेडिकल बिहेवियरल ह्यूमन एंड वेलफेयर अप्रोचेस क्या है, लैंग्वेज रिलीजन सेक्युलरिज्म कल्चरल रीजन ऑफ वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सब बहुत सिंपल है, ठीक है, ये सब इसके बाद में आते हैं। मेजर जो पर्सपेक्टिव आता है वो वेलफेयर अप्रोच तक का आता है, तो ये एक टॉपिक है। अब इसी के ऊपर बाकी का जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो बिल्ड होना स्टार्ट होता है। बट आप देखना कि कैसे पेपर 1 और पेपर 2 लिंक्ड है। बट पेपर 2 का ये जो पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पोर्शन है ना, ये इकलौता पोर्शन है, इसका मैच कहीं पे भी पेपर 2 में नहीं है और ना ही कहीं और पेपर 1 में है। बट सरप्राइजिंगली इसके अंदर जो नेम ऑफ जियोग्राफर यूज करते हैं, जो कोटेशंस यूज करते हैं, जो थ्योरीज यूज करते हैं, वो आप पूरे पेपर 1 एंड पेपर 2 के अंदर यूज करोगे और आप देखो आपके 270-280 से ऊपर अगर मार्क्स ना आए तो। एंड इन द कोर्स ऑल्सो आई हैव टोल्ड कि किस तरीके से हम लिंक कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन पार्ट टू का टॉपिक 2 आता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब ये देखो बहुत ही ज़्यादा वेरिएशंस है इसमें, इसको हम कैसे कवर अप करेंगे। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पहले बढ़ते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजर एंड प्रॉब्लम, सिंपल टॉपिक है। फिर आता है वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब वर्ल्ड रिसोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे उसी वक्त पे हम पढ़ते हैं इंडियन रिसोर्सेज के बारे में, लैंड सरफेस ग्राउंड वाटर एनर्जी मिनरल बायोटिक मिनरल रिसोर्सेज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज देयर कंजर्वेशन एंड एनर्जी क्राइसिस, ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। फिर हम पढ़ते हैं द लिमिट ऑफ ग्रोथ, जो कि हम ग्रोथ थ्योरी के बाद साथ में पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं वर्ल्ड एग्रीकल्चर, टाइपोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इनपुट प्रोडक्टिविटी, फूड न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी, फेमाइन कॉजेज इफेक्ट रेमेडीज, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। जब हम ये पढ़ेंगे वर्ल्ड एग्रीकल्चर के बारे में तभी हम पढ़ेंगे पेपर 2 का इंडिया का एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन, सीड्स, फर्टिलाइजर, पावर, इंस्टीट्यूशनल पावर। तो आप देख रहे हो कैसे पेपर 1 के साथ में पेपर 2 ऑटोमेटिकली आपका कवर अप हो रहा है, ठीक है। अब आप आ जाओ पॉपुलेशन एंड नहीं, अभी ये टॉपिक बाकी है ना, वर्ल्ड इंडस्ट्रीज लोकेशन पैटर्न एंड प्रॉब्लम। जब हम ये करेंगे वर्ल्ड इंडस्ट्री के बारे में तब हम बात करेंगे इंडिया की इंडस्ट्रीज के बारे में, कौन सी डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे, जूट, टेक्सटाइल, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, पेपर, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, इन सब के बारे में बात करेंगे। इंडिया के इंडस्ट्रियल रीजनलाइजेशन के बारे में, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में, मल्टीनेशनल लिबरलाइजेशन के बारे में, SEZ के बारे में बात करेंगे हम। तो ये हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी से लिंक हो गया। फिर एक छोटा सा टॉपिक है, लास्ट में एक लाइन है, पैटर्न ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। जब हम ये पढ़ेंगे, है बहुत ही छोटा सा, बट इसी के साथ हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, जो पेपर 2 का हमारा एक छोटा सा टॉपिक है। रोड, रेलवे, वाटरवेज, एयरवेज, पाइपलाइन नेटवर्क एंड उनका जो भी कंटेम्प्रेरी रोल है रीजनल डेवलपमेंट के अंदर, उनका पोर्ट्स किस तरीके से बने, फॉरेन ट्रेड कैसे हो रहा है, ट्रेड बैलेंस क्या है, ट्रेड पॉलिसी क्या है, ये सब थोड़ा बहुत इकोनॉमी से लिंक हो जाता है। इसको हम करेंगे पैटर्न ऑफ वर्ल्ड ट्रेड के साथ में। हो गया। तो हमने क्या देखा कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो पेपर 1 में करेंगे, इसके साथ ही पेपर 2 में हमारे 4 टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं, रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, ठीक है। अब आ जाओ अगले टॉपिक पे, विच इज़ पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। इसमें आप पढ़ते हो एक्चुअल पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन कैसे ग्रो हो रही है, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डेंसिटी क्या है, आगे के स्पेकुलेशंस क्या है, पॉपुलेशन के डिफरेंट थ्योरीज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, सोशल वेलबींग, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है। तो ये जो फर्स्ट पैरा है ये सिर्फ पॉपुलेशन के बारे में बात करता है। जब हम यहाँ पे पॉपुलेशन की बात करते हैं, इसी सेम टाइम पे हम पेपर 2 में कल्चरल सेटिंग की बात करते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स क्या है हमारे, माइग्रेशन थ्योरीज क्या है, हेल्थ इंडिकेटर क्या है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम क्या है, ये सब हमारा लिंक हो जाता है। फिर पार्ट 2 हमारा इसका आता है सेटलमेंट ज्योग्राफी का। इसमें हम बात करते हैं रूरल सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट, स्टॉलर वॉल्टर की थ्योरी, अर्बन मॉर्फोलॉजी की डिफरेंट प्राइमेट थ्योरी, रैंक साइज रूल, डिफरेंट फंक्शंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स क्या है, स्पेयर ऑफ अर्बन फ्रिंज, रूरल अर्बन फ्रिंज क्या है, सैटेलाइट टाउन क्या है, प्रॉब्लम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब की बात करते हैं। इसी के साथ में हम बात करते हैं पैरेलली इंडिया की, इंडिया में सेटलमेंट कैसा है, मॉर्फोलॉजी कैसी है, अर्बन डेवलपमेंट कैसा है, इंडिया में फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या है, स्लम्स क्या है, टाउन प्लानिंग क्या है, ये सारी चीजें बात करते हैं। तो इसके साथ में टॉपिक 3 पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी के साथ ही हमारा कवर हो जाता है पेपर 2 का कल्चरल सेटिंग एंड सेटलमेंट वाला पोर्शन, ठीक है, लिंक्ड। देन कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज रीजनल प्लानिंग।
रीजनल प्लानिंग में हम बात करते हैं ग्रोथ के बारे में, रीजन्स के बारे में कि रीजन क्या होता है, किस तरीके से मेथड ऑफ रीजनलाइजेशन से आप स्टडी करते हो, क्योंकि बात इसमें ये बताई गई है कि आप पूरा मतलब वन साइज फिट फॉर ऑल नहीं ले सकते हो। जब हम डेवलपमेंट की या पॉलिसी की बात करते हैं तो यू हैव टू टेक इनटू डिफरेंट रीजन्स। तो हम यहाँ पे एरिड रीजन की बात करते हैं, हम यहाँ पे फ्लड प्रोन एरिया की बात करते हैं, हम यहाँ पे हिली एरिया की बात करते हैं, हम यहाँ पे डिजर्ट एरिया की बात करते हैं, रीजनल इम्बैलेंस कैसे है, एनवायरमेंटल इश्यूज क्या है रीजनल प्लानिंग में। और इसी के साथ हम बात करते हैं इंडिया में प्लानिंग की, इंडिया में क्या एक्सपीरियंस रहा है 5 ईयर प्लान का, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, पंचायत राज, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, कमांड एरिया डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें। अभी पढ़ने में लग रहा होगा कि अरे ये पता नहीं क्या है, बट एक्चुअली बहुत ही सिंपल है। आप डे टू डे करंट अफेयर में कहीं ना कहीं पढ़ते रहते हो, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि पेपर 1 के साथ ही पेपर 2 का पोर्शन ऑटोमेटिकली कवर हो रहा है अगर आप थोड़ा स्मार्टली इसको अप्रोच करो। अब पेपर इसका 1 का लास्ट टॉपिक बचता है विच इज़ अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडल थ्योरीज एंड लॉज इन ह्यूमन। अब ये ना देख के सेपरेट रखा है, बट इसमें जो लॉज और मॉडल्स थ्योरीज दी हुई है वो पूरे पेपर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेट्स सी, सिस्टम एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी हम यहाँ पे पढ़ते हैं पर्सपेक्टिव के अंदर, साथ में हमने यहाँ पे पर्सपेक्टिव में इसको कवर अप कर लिया है। देन वी सी माल्थूसियन, मार्क्सियन डेमोग्राफिक मॉडल ट्रांजिशन थ्योरीज, इसको हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन में। यहाँ पे देखो पॉपुलेशन का टॉपिक दिया हुआ है, पॉपुलेशन थ्योरीज, पॉपुलेशन थ्योरी दिया हुआ है ना, इसमें यही 3 पॉपुलेशन थ्योरी की हम बात करते हैं। फिर हमारा सेंट्रल प्लेस थ्योरी ऑफ क्रिस्टॉलर एंड लॉश, क्रिस्टॉलर एंड लॉश का सेंट्रल प्लेस थ्योरी हम यहाँ पे पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर। कहाँ गया, ये रहा है ना, देखो इसमें पढ़ते हैं हम जो हमारी अर्बन मॉर्फोलॉजी है, प्राइमेट एंड रिंग साइज रूल है, इसके बाद में हम पढ़ते हैं अर्बन मॉर्फोलॉजी की थ्योरीज के बारे में। देन वी हैव वॉन थुनन्स मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर लोकेशन, इसको हम एग्रीकल्चर के साथ पढ़ते हैं। वेबर्स मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन इंडस्ट्रीज के साथ पढ़ते हैं। ऑस्टोव्स मॉडल ऑफ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड पेरोक्स एंड वुडवेल, ये हम पढ़ते हैं ग्रोथ पैटर्न के साथ में पढ़ते हैं इसको। देन वी हैव हार्टलैंड ड्रीमलैंड थ्योरीज, लॉज ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर, ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल एस्पेक्ट है इसका। तो इसको हम पेपर 2 का लास्ट टॉपिक हमारा बनता है पॉलिटिकल एस्पेक्ट, उसके साथ कंपेयर करते हैं। इंडिया में किस तरह का ज्योग्राफिकल बेसिस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, इमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट, रीजनल कॉन्शियसनेस, इंटर स्टेट इशूज़, इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया रिलेटेड इशूज़, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसी के साथ में हम ये कवर करते हैं कि जो हमारी थ्योरीज दे के रखी है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड हार्टलैंड एंड ड्रीमलैंड थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरीज, इसके बारे में हम बात करते हैं। एंड दैट्स हाउ अवर होल पेपर इज कंप्लीट। अब पेपर 2 में एक छोटा सा टॉपिक बचता है जो है हमारा कंटेम्प्रेरी इश्यूज़। कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के अंदर आपके मेजर जो एक्सक्यूज मी कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ में आता है, अभी तक जो भी हमने इनमें पढ़ा है ना, देखो जैसे डिफॉरेस्टेशन, डिजर्टिफिकेशन, सॉइल इरोजन, ये हम बायोजियो के अंदर पढ़ेंगे। प्रॉब्लम ऑफ अग्रेरियन इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, प्रॉब्लम ऑफ अग्रेरियन हम एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हम इंडस्ट्रियल रीजन में पढ़ेंगे। रीजनल डिस्पैरिटी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने रीजन में पढ़ा है। कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑलमोस्ट हर टॉपिक में पढ़ा है। लिंकेज ऑफ रिवर, जब हम रिवर की बात करते हैं तब हमने बात करी थी इसकी। तो कंटेम्प्रेरी इश्यूज आपका ओवरऑल पूरे सिलेबस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें अलग से आपको कुछ भी सेपरेटली टॉपिक नहीं पढ़ना पड़ता है। दिस इज ऑल इनटू ऑल द सिलेबस। तो इस तरीके से सिलेबस की डिकोडिंग है। अब हमने जो कोर्स के लिए सिलेबस तैयार करा है कि किस तरीके से हम क्लासेस लेंगे, वो भी सिमिलर इसी पैटर्न पे है। पेपर 1 के साथ ही में आप देखो जियोमॉर्फोलॉजी के साथ ही में पेपर फिजिकल सेटिंग ऑफ इंडिया को करा गया है, ठीक है। उसके बाद में क्लाइमेटोलॉजी के साथ ही इंडियन क्लाइमेट को कवर अप करा गया है यहीं पे। ओशनोग्राफी बिल्कुल सेपरेट टॉपिक है, तो ओशनोग्राफी को बिल्कुल अलग से लिया गया है। उसके बाद बायोजियोग्राफी एंड एनवायरमेंट जियोग्राफी, इसमें हमने पेपर 2 की वही नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल टाइप, डिस्ट्रीब्यूशन, सॉइल इरोजन, इन सब चीज़ों को ले लिया है। और यहीं पे कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ का हमारा एनवायरमेंटल हजार्ड एंड रेमेडियल मेजर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर हमने रिसोर्सेज ले लिया है और इसके आगे है एग्रीकल्चर, वो भी ले लिया है। पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, कल्चरल सेटिंग, पॉपुलेशन हमने पहले पेपर 1 लिया है, फिर पेपर 2 लिया है। सेटलमेंट पहले पेपर 1 लिया है, फिर पेपर 2 लिया है। मैं ये लिंक आपको गूगल ड्राइव का लिंक नीचे डाल दूंगी, आप इसको देख सकते हो सिलेबस को कि हमने किस तरीके से सिलेबस को लिया है। बट द पॉइंट ऑफ मी सेइंग इज there has to be an integration into the paper 1 and paper 2। अगर आप इंटीग्रेशन नहीं करोगे तो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों कंप्लीट होने में बहुत टाइम लग जाएगा और आंसर्स को कभी लिंक नहीं कर पाओगे। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले सिलेबस को अच्छे से समझो, आप सिलेबस को इंटीग्रेट करो और उसके बाद में आप उसको अप्रोच करो कि आप इसे कैसे पढ़ना चाह रहे हो। सो दैट इज़ वन थिंग।
वेल दिस इज इट एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई ऑल्सो बी पोस्टिंग कि आप कौन कौन सी बुक लिस्ट है जिसको आप फॉलो कर सकते हो. हमारे कोर्स को जो लिंक है वो नीचे दिया गया है, आप उसको देख सकते हो. ऑप्शनल इज वन ऑफ द मेकर्स एंड ब्रेकर्स ऑफ योर होल यूपीएससी प्रिपरेशन. अगर आप अच्छा सिलेबस लेते हो लेकिन अगर आप उसकी अच्छी प्रिपरेशन नहीं करते हो तो फिर इट डज नॉट मेक एनी सेंस. तो आप जो भी ऑप्शनल लो, यू मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर इट वेल. यू वॉट एवर लाइक, अगर आप इसका ना लॉन्ग टर्म कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखो कि अगर आप ऑप्शनल की प्रिपरेशन में कुछ पैसे उसको समझने में इन्वेस्ट करते हो तो इज इट वर्थ इट, इज इट गिविंग यू द कंपाइलेशन ऑफ ऑल द टॉपिक्स, इज इट मेकिंग द 100% सिलेबस और नॉट. तो आप पूरा देख के समझ के एंड देन यू टेक ए डिसीजन. बाकी हमारा जो कोर्स है उसका नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे कुछ सैम्पल लेक्चर्स भी हैं तो आप वो देख सकते हो एंड यू कैन टेक अ डिसीजन. वेल दिस इज इट. अदरवाइज ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑल्सो ना तो आप हमको अप्रोच कर सकते हो कभी भी. आप ओनली IAS Geography @gmail.com पे आप मेल कर सकते हो. अदरवाइज यू कैन अप्रोच मी ऑल्सो एट द little_simple_buddha. अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो यू कैन अप्रोच मी हियर ऑल्सो और यू कैन ऑलवेज ड्रॉप ए मेल हियर. वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू. वेल दिस इज इट. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. अपना ध्यान रखिए. बाय बाय.